हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समलामा आपका बायो वाला गुरुजी चैनल पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट बायोलॉजी सीरीज में जो कोशिका यानी जो सेल है उसका पार्ट 7 पढ़ा था। आज हम पार्ट 8 पढ़ेंगे और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं लवक यानी प्लास्टिड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ से काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले बायो वाला गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है लवक। तो लवक देखो, लवक के कई टाइप हैं। उनमें से एक जो हरित लवक होता है यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है, कुछ ऐसा कोशिका के अंदर दिखता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, ये जो फिगर है इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम बात करेंगे जनरल यानी जो लवक हैं जिनको हम प्लास्टिड बोलते हैं वो क्या है। तो बोले ये पादप कोशिकाओं में और कुछ जीवाणुओं के अंदर पाए जाते हैं। जो लवक जो है वो किस में पाए जाते हैं? प्लांट और कुछ बैक्टीरिया में। यानी ये प्लांट्स व सम बैक्टीरिया में, नॉट ऑल बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये पाए जाते हैं, यानी प्लास्टिड इसमें होते हैं। तो ये जो प्लास्टिड जो नाम है सर्वप्रथम सबसे पहले हीकल ने दिया। हीकल जो साइंटिस्ट है उन्होंने प्लास्टिड जो नेम है वो दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हीकल ने प्लास्टिड नेम दिया और ये जो प्लास्टिड नेम है ये हीकल ने उस टाइम दिया और बोला कि ये पादपों और कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। अब यहाँ पर सिम्फर नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने इस लवक को, प्लास्टिड को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया, और ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर कौन से टाइप का जो लवक क्या काम करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि साहब जो ल्यूकोप्लास्ट है, जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट बोल रहे हैं, वो उसमें कोई कलर नहीं है, इसलिए उसको हम जनरली अवर्णी लवक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अवर्णी लवक। ठीक ऐसे ही जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलरफुल है। कैसा है? कलरफुल है। तो जो क्रोमोप्लास्ट है उसको हम क्या कह देते हैं? वर्णी लवक, यानी इसमें लवक वर्ण है। ऐसे ही जो क्लोरोप्लास्ट है ये कलरफुल तो है लेकिन एक स्पेसिफिक कलर है इसमें, और वो कलर है ग्रीन कलर, हरा कलर। तो इसको इसलिए इसको बोल देते हैं हरित लवक। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो तीनों जो लवक हैं इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वैसे तो, कि ये क्या करते हैं, इसमें क्या क्या काम होता है। तो हम बात करेंगे कि जो ल्यूकोप्लास्ट है ये क्या करता है। बोलिए, ये खाद्य संग्रहण करता है यानी फूड स्टोरेज करता है। ये क्या करता है? कोशिकाओं में खाद्य संग्रहण यानी फूड स्टोरेज का काम करता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो वर्णी लवक है ये क्या करता है? तो ये बोले रंग प्रदान करता है, यानी पौधे के जो विभिन्न भाग हैं, पौधे के विभिन्न भागों को क्या करता है? रंग प्रदान करता है, भागों को रंग प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपने देखा कि साहब ये रंगीन है इसलिए रंग प्रदान करता है, और ये जो लास्ट वाला जो है कलरफुल है ये भी रंगीन है, लेकिन ये क्या करता है? बोले ये प्रकाश संश्लेषण करता है। पौधों में क्या करता है? ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो इस प्रकार से इन तीनों के काम अगर देखें तो जो ग्लूकोप्लास्ट है वो फूड स्टोरेज का काम करता है, खाद्य संग्रहण का काम करता है। क्रोमोप्लास्ट है वो पौधे के विभिन्न भागों को, वेरियस पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करता है यानी रंग प्रदान करता है। और ये क्लोरोप्लास्ट जो क्या है, ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को विभेदित कर सकते हैं। ये जो फिगर दिख रहा है ये आपको क्लोरोप्लास्ट का है, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब यहाँ पर 1 बाय 1 बात करते हैं कि जो ल्यूकोप्लास्ट है यानी जो ल्यूकोप्लास्ट है उसका क्या काम है। तो अभी हमने इसका वैसे पढ़ लिया है कि ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है, जिसको हमने अवर्णी लवक बोला था, यानी ये खाद्य संग्रहण यानी फूड स्टोरेज का काम करता है। क्या काम करता है? फूड स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करता है। और इसके अंदर वर्णक अनुपस्थित होते हैं, यानी जो पिगमेंट हैं, कोई भी पिगमेंट इसमें नहीं होता। क्या होता है इसके अंदर? बोले पिगमेंट नहीं होता, फूड स्टोरेज का ये काम करते हैं। तो ये कहाँ पर होंगे? पादप के भूमिगत भागों में, पादप के जो अंडरग्राउंड पार्ट हैं, यानी अंडरग्राउंड पार्ट यानी जो जमीन के नीचे वाले पार्ट है ना, उनके अंदर ये होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो फूड स्टोर का काम कर रहा है ओनली, इसमें कोई पिगमेंट नहीं है, इसलिए पौधे के भूमिगत भागों में यानी जो रूट वगैरह है उनके अंदर जनरली पाया जाता है। अब ये जो है खुद 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप के हैं इसके। पहला है एल्यूरोप्लास्ट, दूसरा एलियोप्लास्ट एंड तीसरा है एमाइलोप्लास्ट। अब यहाँ जो एल्यूरोप्लास्ट है यानी एल्यूरोप्लास्ट, ये देखो ये क्या काम करता है फ्रेंड्स। तो हम बात करेंगे एल्यूरोप्लास्ट है प्रोटीन का संग्रहण करता है। हालांकि ये ल्यूकोप्लास्ट के ही टाइप हैं। तो यहाँ पर एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है? प्रोटीन स्टोरेज। क्या करता है? प्रोटीन स्टोरेज, यानी प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक है। तो ये जैसे मक्का जो होता है, मेज के अंदर स्पेशली ये
प्रोटीन को स्टोर करता है, यानी एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बता सकते हैं एल्यूरोप्लास्ट है वो प्रोटीन स्टोरेज का फंक्शन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जो एलियोप्लास्ट है, तो एलियोप्लास्ट जो क्या है, ये क्या करता है, बोले एलियोप्लास्ट जो है ये ऑयल, एलियो से ऑयल बता सकते हैं, यानी वसा का संग्रहण करता है, यानी लिपिड स्टोरेज करता है, लिपिड्स का स्टोरेज करता है, जो तेलीय पदार्थ है ना उनका स्टोरेज करता है। तो जो अरंडी का भ्रूणपोष होता है, अरंडी मतलब कैस्टर, तो कैस्टर का जो एंडोस्पर्म है उसके अंदर क्या होता है, तेल होता है काफी सारा, तो उस एंडोस्पर्म में क्या होगा, ये एलियोप्लास्ट काफी ज्यादा होगा। ठीक है, से जो एमाइलोप्लास्ट है ये क्या करता है, बोले एमाइलोप्लास्ट जो है ये एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट, एमाइलम स्टार्च के लिए यूज होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को ये स्टोर करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोल देंगे, बोले एमाइलोप्लास्ट बोल देंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और इसका एग्जाम्पल है वीट। वीट हम जो खाते हैं, चपाती खाते हैं, तो उसमें स्टार्च होता है खूब सारा, तो वीट के अंदर आप कह सकते हैं ये आपका ल्यूकोप्लास्ट इस रूप में एमाइलोप्लास्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, यानी एल्यूरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड एमाइलोप्लास्ट, ये क्या फंक्शन है इनका, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में चलते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो फ्रेंड जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमो का मतलब होता है रंगीन पार्ट, है ना, रंग, तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो वर्णी लवक है, यानी इसके अंदर क्या है, बहुत सारे कलरफुल है ये। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि हरे रंग के अलावा जितने भी सभी रंग इसके अंदर उपस्थित होते हैं, ग्रीन कलर के अलावा, एक्सेप्ट ग्रीन कलर, यानी एक्सेप्ट ग्रीन कलर, ग्रीन कलर के अलावा जितने भी आप कह सकते हैं सारे इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये कहां पर प्रेजेंट होता है, तो बोले ये पुष्प के जो दल होते हैं, यानी जो पेटल्स होते हैं एक तरीके से, और जो फल होते हैं यानी जो फ्रूट्स होते हैं, उनको क्या करता है, ये कलर प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं प्लांट में ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो बोले फ्लावर और स्पेशली जो फ्रूट्स हैं यानी पुष्प और जो फल हैं उनमें होता है। अब यहाँ पर जो वर्णक हैं उनको एक नाम दे रहे हैं, कैरोटिनॉइड्स, यानी ये कैरोटिनॉइड्स नाम के जो पिगमेंट्स हैं वो इसमें होते हैं, यानी इसमें जो रंगीन जो पदार्थ है वो कौन है, कैरोटिनॉइड्स हैं। जो आप कह सकते हैं रेड कलर का भी हो सकता है, जो आप कह सकते हैं येलो कलर का भी हो सकता है, जो आप कह सकते हैं नारंगी यानी ऑरेंज कलर के भी हो सकते हैं। तो मेजरली ये जो मुख्य 3 कलर्स इसमें होते हैं। तो यहाँ पर कैरोटिनॉइड में एक एग्जाम्पल है कैरोटीन, है ना, ये एक टाइप का कैरोटिनॉइड है, और इसमें अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन 3 टाइप के कैरोटीन हैं। तो आप कह सकते हैं जो बीटा कैरोटीन है स्पेशली ये विटामिन ए का सिंथेसिस करता है, विटामिन ए का संश्लेषण में ये यूज होता है। जो गाजर वगैरह हम खाते हैं तो उसमें बीटा कैरोटीन ही होता है और उससे विटामिन ए हमारी बॉडी के अंदर बनता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है कि ये कलरफुल चीजें हैं, कैरोटीन भी कलरफुल चीजें हैं, ऐसे जेंथोफिल हैं वो भी कलरफुल चीजें हैं, कलरफुल पदार्थ हैं जेंथोफिल्स भी। तो जेंथोफिल्स, कैरोटीन और ये सारे क्या है, कैरोटिनॉइड हैं, ठीक है ना। तो इसमें कैरोटिनॉइड्स होते हैं। तो जो क्रोमोप्लास्ट है वो अपने आप में काफी एक रंगीन पदार्थ है और ये कलर प्रोवाइड करता है। अब सब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कलर प्रोवाइड करना कोई सिग्निफिकेंस तो है नहीं, तो कलर की वजह से क्या होगा, तो बोले पुष्प में अगर कलर है तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम एक महत्व इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। कीटों को आकर्षित करके एक तरीके से परागण की क्रिया में सहायक, ये क्या करता है, कलरफुल होने से कीट पुष्पों की तरफ आकर्षित होंगे, कीटों को यानी इंसेक्ट को आकर्षित करके अट्रैक्ट करता है, तो कीटों को आकर्षित करके परागण क्रिया में, परागण यानी पोलिनेशन में सहायक, परागण में सहायक होते हैं, यानी पोलिनेशन में ये सहायक होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज देखी कि कलरफुल होने से इंसेक्ट इनके पास में आएंगे और उसकी वजह से परागण क्रिया पुष्पों में हो जाती है। फिर उसके बाद में बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो जो क्लोरोप्लास्ट है जो हरे रंग का है, जो ग्रीन कलर का है, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें और कोई कलर नहीं है, ग्रीन कलर ही है, इसलिए आप इसको बोल देते हैं हरित लवक। अब यहाँ पर बेटा ये जो हरित लवक है इसके अंदर कौन सा कलर वाला पिगमेंट है, वर्णक कौन सा है, तो हम इसमें इसको वर्णक को बोलेंगे पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। तो इसमें कौन सा वर्णक है, क्लोरोफिल नाम का वर्णक है हरित लवक में, यानी क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नेम का वर्णक है। तो यहाँ पर ये जो क्लोरोफिल वर्णक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे काम है, यानी ये जो क्लोरोफिल का क्या काम करता है, तो बोले साहब ये मेन यही है, ये सन सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके
प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, वो हम फोटोसिंथेसिस में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ क्लोरोप्लास्ट के आकार की बात करें तो साइज की बात करें तो साइज 4 to 8 माइक्रोमीटर होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ा सा बड़ा है ना, जस्ट डबल बड़ा है। आकृति की बात करें तो आकृति अलग अलग हो सकती है इसकी, देखो लेंस शेप्ड भी हो सकती है, अंडाकार यानी ओवल शेप्ड भी हो सकती है, गोलाकार यानी स्फेरिकल भी हो सकती है। तो ये उच्च श्रेणी के जितने भी पादप हैं हायर प्लांट्स के अंदर होता है। तो यहाँ पर हायर प्लांट्स में अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं 3 प्रकार का क्लोरोप्लास्ट होता है, लेंस आकृति का भी होता है, अंडाकार भी होता है, गोलाकार भी होता है। लेकिन जो शैवाल हैं यानी जो एल्गी हैं उनके अंदर अगर बात करें तो एल्गी में आप कह सकते हैं इसकी बहुत सारी प्रकार की आकृतियां हैं, बहुत सारी टाइप की शेप हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, विथ एग्जाम्पल समझा रखा है, तो हम यहाँ बात करेंगे कप शेप्ड, यानी कप शेप्ड किसमें होता है, बोले क्लेमाइडोमोनास में होता है। यानी क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक एल्गी है, तो इस एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट किस टाइप का होता है, बोले कप शेप्ड का होता है। तो कैसे कै और क्लेमाइडोमोनास ऐसे याद रख लेंगे। गिरडल शेप्ड यानी मेखलाकार, यानी मेखलाकार, तो मेखलाकार किसका होता है, गिरडल शेप्ड किसका होता है, बोले यूलोथ्रिक्स का होता है। ऐसे ही स्टार शेप्ड यानी ताराकार, तो ताराकार किसका होता है, तारे जैसा किसका होता है, बोले जिग्नेमा। तो जिग्नेमा में तो नाम में ही जिगमग जगमग सुनाई दे रहा है, तो जिग्नेमा जो है उसमें स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। स्पाइरल होता है स्पाइरोगारा में, इससे भी आप याद रख सकते हैं। सर्पिलाकार किसमें होता है, यानी सर्पिल जैसा, सर्पिलाकार किसमें होता है, स्पाइरल किसमें होता है, बोले स्पाइरोगारा में होता है। तो यहाँ देखिए स्पाइरोगारा को याद रख सकते हैं। स्पाइरोगारा में किस प्रकार की किस आकृति वाला क्लोरोप्लास्ट है, तो हम बोलेंगे सर्पिलाकार है यानी स्पाइरल। जिग्नेमा यानी जिगमग जगमग कर रहा है, तो इसमें स्टार शेप्ड, यूलोथ्रिक्स में ग्रिडल शेप्ड और क्लेमाइडोमोनास में कप शेप्ड, ऐसे कैसे क्या याद रख सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्कोइड टाइप होता है, वो वोकेरिया, जो वोकेरिया नाम का एक एल्गी है। ऐसे ही रेटिकुलेट यानी जालिकाकार है ना, जालिकावत, जाल जैसा है ना, जाल नुमा, जालिकावत, तो जाल नुमा होता है, वो किसमें होता है, क्लेडोफोरा और उडोगोनियम में होता है। तो ये हम जब एल्गी पढ़ेंगे पादप जगत में तब ये चीज दोबारा से आने वाली है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की संख्या का, यानी नंबर, यानी सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, ये जो काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि एक यानी 1 क्लोरोप्लास्ट होता है किसके अंदर, क्लोरेला में, क्लेमाइडोमोनास में और यूलोथ्रिक्स में। ये एल्गी है, इनके अंदर एक होता है। दूसरा भी ये एल्गी है जिग्नेमा, जिग्नेमा में 2 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी जिग्नेमा की एक सेल में 2 क्लोरोप्लास्ट और क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स की एक सेल में 1 क्लोरोप्लास्ट होता है। लेकिन जो स्पाइरोगायरा है उसके अंदर 2 से लेकर 14 यानी 2 से लेकर 14 होते हैं। लेकिन उच्च पादप हैं यानी जो हायर प्लांट हैं उनकी अगर बात करें तो हायर प्लांट्स की सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बोले 20 से 40, यानी इतने लगभग क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक की संख्या का ध्यान में रखना है। अब ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना है, शुरू में याद कीजिए हमने एक फिगर दिखाया था आपको, ये फिगर देखिए, ये वाला फिगर, तो ये आपको फिगर दिखाया था। तो इसमें एक क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट में देख रहे हैं यहाँ पर ये एक सिक्के से बने हुए स्तंभाकार संरचना इसमें दिख रही है, ठीक है ना, सिक्के से बनी हुई, सिक्के जैसी संरचनाओं से बनी हुई स्तंभाकार संरचनाएं आपको दिख रही हैं। ऐसे ही हाँ हम इस फिगर में देखते हैं तो ऐसे ही स्तंभाकार संरचनाएं हैं। देखो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है यानी हरित लवक है। तो अब हम इसमें बात करें तो हरित लवक में सबसे पहले हम बात करेंगे बाहर की तरफ होती है बाहरी झिल्ली यानी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। क्या होती है, एक्सटर्नल या आउटर मेम्ब्रेन इसको बोल सकते हैं, बाहरी झिल्ली है। फिर उसके बाद में है आंतरिक झिल्ली यानी इनर मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में देख रहे हैं कि 2 मेम्ब्रेन है। कैसे है, 2 मेम्ब्रेन है। क्या है यहाँ पर, दोहरी झिल्ली है, जो दोनों की दोनों रेगुलर है, मतलब ऐसे सीधी है, कोई भी यहाँ पे फोल्डिंग नहीं है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो खाली स्थान दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस यानी परिलवकीय स्थान, परिलवकीय स्थान, परिलवकीय स्थान, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, यानी पेरी मतलब अराउंड, यानी लवक के चारों तरफ क्या है, खाली जगह है। तो ये दोनों झिल्लियों के बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस या परिलवकीय स्थान। तो इस तरीके से दोनों झिल्लियां हैं और उनके बीच में खाली स्थान है। अब अंदर क्या है, बोले अंदर यहाँ पर बहुत सारी संरचनाएं दिख रही हैं। इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, एक तो बोले बांटेंगे स्ट्रोमा और दूसरा ग्रेना। स्ट्रोमा तो क्या है, बोले ये खुला जो भाग है ये पूरा का पूरा स्ट्रोमा है, ठीक है ना। और ग्रेना क्या है, बोले यहाँ पर सिक्के जैसी संरचनाओं से यानी कॉइन जैसी संरचनाओं से बना हुआ एक स्तंभाकार संरचना दिख रही है। ये स्तंभाकार संरचना को क्या बोल रहे हैं, ग्रेना कह रहे हैं।
क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स इसको, ग्रेना। यानी यहां पर जो ग्रेना क्या है वो एक सिक्के जैसी संरचनाओं से बनी हुई स्तंभाकार संरचना है, इसको ग्रेना कह रहे हैं। लेकिन इस ग्रेना की जो एक इकाई है, एक जो सिक्के जैसी संरचना है, उसको हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स थाइलेकोइड। क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड। ये थाइलेकोइड को अगर हम बात करें तो ऐसे मानिए कि हम किसी बैलून के अंदर, किसी गुब्बारे में, जैसे मान लीजिए गुब्बारा है, अभी खाली इसमें पानी भर लेते हैं और यहाँ बांध देते हैं और फिर इसको रख देते हैं, तो इसको ऐसे रख हो जाएगा, ये पानी भर के हल्का सा, फुल नहीं भरते हैं, ऐसे भर के से चिपक जाएगा। ऐसे ही उसके ऊपर और रख देंगे एक गुब्बारा, दूसरा और रख देंगे, तीसरा और रख देंगे, तो इसका मतलब अंदर से तो क्या है, ये खाली है, ठीक है ना, इसमें तरल भरा हुआ है, और बाहर की तरफ क्या है, ये झिल्ली है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये जो संरचना है जिससे ये ग्रेना बना हुआ है, इस संरचना को बोल रहे हैं थाइलेकोइड, जो झिल्लियों से बनी हुई है। ये थाइलेकोइड किससे बनी हुई है, झिल्लीमय है, यानी ये मेम्ब्रेनस है, झिल्ली से बनी हुई है। तो यहाँ जो थाइलेकोइड है, इस थाइलेकोइड से ये आपका ग्रेना बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं ग्रेना है कई थाइलेकोइड से मिलके बना हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे ग्रेना है, यहाँ पर मैंने दो ग्रेना को दिखाया, एक ग्रेना ये, दूसरे ग्रेना ये। तो यहाँ पर हमने बोला कि स्ट्रोमा तो इसका मेन जो आधार भाग वो है, और ग्रेना इसमें ऐसे स्तंभाकार संरचनाएं हैं। अब देखो ग्रेना के अंदर और चीज और देखते हैं कि जो ग्रेना है इसके अंदर जो इकाई है थाइलेकोइड, इस थाइलेकोइड की झिल्ली पर यहाँ पर कुछ वर्णक दिख रहे हैं। इन वर्णकों के समूह को बोलते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम क्या है, वर्णकों का समूह है। ये क्या है, वर्णकों का समूह है, वर्णकों का समूह है, वर्णकों का एक तरीके से समूह है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है, जिसको हम बोल रहे हैं क्वांटासोम। क्या करें फ्रेंड्स इसको, क्वांटासोम। तो क्वांटासोम किसके अंदर है, थाइलेकोइड के अंदर। और थाइलेकोइड क्या बना रहा है, ग्रेना। तो हृतलवक के अंदर ग्रेना एक मुख्य संरचना है, और ये जो ग्रेना है उसके अंदर थाइलेकोइड है, एक छोटी सी इकाई है, और इस थाइलेकोइड के अंदर झिल्ली में क्या है, वर्णकों का समूह है। तो इस प्रकार से आपको ये ग्रेना, थाइलेकोइड और क्वांटासोम का स्पेशली ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं कि एक ग्रेना और दूसरा ग्रेना आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये कुछ चैनलों से ऐसे जुड़े हुए हैं, ये भी चैनलों से जुड़े हुए हैं, जिसको स्ट्रोमा लेमिली बोलते हैं या फ्रेट चैनल बोलते हैं। यानी ये भी नलिका नुमा है, ऐसे चपटे हैं, ठीक है ना, नलिका, चपटी नलिकाएं हैं। तो इस तरीके से इन दोनों ग्रेना को जोड़ रही है, तो दो ग्रेना को जो कनेक्ट कर रही है उसको बोल रहे हैं स्ट्रोमा लेमिली। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको ये स्पेशली ध्यान रखना है कि स्ट्रोमा लेमिली इन दो ग्रेना को जोड़ रही है, और ग्रेना क्या है उसको ध्यान रखना है। अब ग्रेना के अंदर रियल में होता क्या है, तो बोले ग्रेना के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, लाइट रिएक्शन है, वो होती है। तो ग्रेना के अंदर क्या होती है, बोले यहां पर बोलेंगे फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है वो होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अब जो बच गया बाकी स्ट्रोमा भाग, तो स्ट्रोमा भाग के अंदर क्या होता है, बोले स्ट्रोमा के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया का मतलब है डार्क रिएक्शन, जिसको प्रकाश की जरूरत नहीं है। यानी इसका मतलब क्या है, डार्क रिएक्शन, इसको प्रकाश की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से स्ट्रोमा में ये क्रिया होगी प्रकाश संश्लेषण की, और ग्रेना में ये होगी। अब स्ट्रोमा में क्या क्या चीजें हैं वो अभी हमने नहीं देखी। ग्रेना के अंदर तो बता लिया, लेकिन स्ट्रोमा में क्या क्या चीजें हैं तो हम स्ट्रोमा के अंदर देखेंगे तो देख रहे हैं वहां पर एक अलग से डीएनए का अणु भी है। एक डीएनए का अणु है जो द्विसूत्रीय व वर्ताकार है, यानी डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर है। देखने से लग रहा है वर्ताकार है और दो सूत्रों से बना हुआ है। ऐसे ही इसमें क्या है, राइबोसोम है। राइबोसोम किस प्रकार का है, 17 इस प्रकार का। तो ठीक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह यहाँ पर डीएनए भी है और यहाँ पर राइबोसोम भी है। इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो अपने काम खुद कर सकता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण भी कर सकता है, अपना रेप्लिकेशन भी कर सकता है, अपनी कॉपी भी बना सकता है। तो इसलिए इसको अर्धस्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं। यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया की भांति ये भी कैसा कोशिकांग है, अर्धस्वायत्त कोशिकांग है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम। अब किस टाइप का डीएनए है, द्विसूत्रीय वर्ताकार यानी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, और यहाँ राइबोसोम किस प्रकार का है, 17 इस प्रकार का। इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से इसको अर्धस्वायत्त कोशिकांग हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। और स्ट्रोमा में क्या है, बोले स्ट्रोमा में इस तरीके से एंजाइम्स हैं, और ये एंजाइम क्या काम करते हैं, बोले प्रकाश संश्लेषण होता है ना, जो फोटोसिंथेसिस होता है, उस फोटोसिंथेसिस में ये एंजाइम भाग लेते हैं। और फोटोसिंथेसिस में किसमें, बोले फोटोसिंथेसिस की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, यानी जो डार्क रिएक्शन है, उसके अंतर्गत ये भाग लेते हैं। तो ये एंजाइम क्या काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रकार से स्ट्रोमा के अंदर हमने डीएनए देखा, राइबोसोम देखा और एंजाइम्स देखे, ठीक है ना। और बाकी जो ग्रेना है वो प्रकाशिक अभिक्रिया का भाग है। तो इस तरीके से इसकी संरचना होती है फ्रेंड्स। अब देखिए आगे देखते हैं कि हमने अभी कैलकुलेशन करनी है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, प्रत्येक जो हरित लवक है, प्रत्येक जो
हरित लवक है उसमें क्या होते हैं, बोले 50 से 60 ग्रेना होते हैं। यहाँ इस फिगर में हमने सिर्फ 2 ग्रेना को दिखाया है, तो एक क्लोरोप्लास्ट में कितने होते हैं, 50 to 60 ग्रेना होते हैं। फिर प्रत्येक ग्रेना में, ईच जो ग्रेना है उसके अंदर थाइलेकोइड कितने हैं, तो बोले यहाँ पर तो हमने बिना गिने ही ऐसे बना दिया है, लेकिन ईच ग्रेना के अंदर कितने थाइलेकोइड होते हैं, तो हम बोलेंगे 10 to 100, 10 से लेके 100 तक हो सकते हैं। फिर थाइलेकोइड के अंदर क्वांटासोम है। क्वांटासोम रियल में क्या है, बोले वर्णक समूह है। क्वांटासोम क्या है, वर्णकों का समूह है। इस फिगर में देखिए यहाँ पर थाइलेकोइड था, एक झिल्लीमय संरचना है और इसके अंदर वर्णकों का समूह है जिसको हमने बोला क्वांटासोम। अब ये जो क्वांटासोम है वो कितने हैं या फिर क्या है क्वांटासोम, बोले वर्णकों का समूह है और ये क्लोरोप्लास्ट की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी क्लोरोप्लास्ट की ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी ये क्लोरोप्लास्ट को बना भी रही है और काम भी यही कर रही है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट इन्हीं से बना हुआ है और इन्हीं की वजह से क्लोरोप्लास्ट में जो काम हो रहा है, जो प्रकाश संश्लेषण है वो होता है। अब जो क्वांटासोम है वर्णकों का समूह है, तो यूकेरियोट्स के अंदर क्वांटासोम में, एक क्वांटासोम में 230 से 250 क्लोरोफिल के अणु होते हैं। वर्णक की बात करें ना, वर्णकों का समूह है तो कितने वर्णक होंगे, 230 to 250। किसमें, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में यानी पादप कोशिकाओं में और शैवाल वगैरह की बात करें। और प्रोकैरियोट्स में यानी जो जीवाणु है यानी जो बैक्टीरिया है उसके अंदर क्लोरोफिल अणु कितने होते हैं, बोले 50 क्लोरोफिल के अणु होते हैं, 50 होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वांटासोम के अंदर ये अणुओं का ध्यान रखना है। क्वांटासोम कहाँ होता है, बोले थाइलेकोइड में होता है। थाइलेकोइड क्या है, बोले ग्रेना का ही भाग है, यानी ग्रेना थाइलेकोइड से मिलकर बना हुआ है और ग्रेना एक क्लोरोप्लास्ट में आप कह सकते हैं 50 से 60 ग्रेना होते हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे विशेष टर्म है प्लास्टिडोम। ये जो टर्म है प्लास्टिडोम, तो ये क्या है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ बात करेंगे प्लास्टिडोम। तो नेम से पता चल रहा है प्लास्टिड से रिलेटेड है, तो हम बोलेंगे एक कोशिका के समस्त जो लवक हैं, यानी ऑल प्लास्टिड ऑफ ए सेल, ऑल प्लास्टिड्स ऑफ ए सेल, एक कोशिका के सारे जो प्लास्टिड हैं उनको हम कमांडली क्या बोलेंगे, प्लास्टिडोम बोलेंगे। अब ये जो सारे जो लवक हैं ये आपस में परिवर्तनशील हैं, इंटरचेंजेबल हैं, यानी यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट जो है, जो रंगहीन है, वो क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है और क्लोरोप्लास्ट फाइनली क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं जैसे पुष्प है उसका जो एक तरीके से जो अंडाशय है वो कैसा है, बोले पुष्प का अंडाशय बात करें या फिर पुष्प की कलिका की बात करें तो शुरू में रंगहीन है, फिर उसके बाद में वो हरे रंग का होता है फल, और फिर फल के बाद में यानी अंडाशय हरे रंग का, रंगीन नहीं है, रंगहीन है, फिर हरे रंग का फल बन जाता है, फिर वो लाल हो जाता है। जैसे हम टमाटर की बात करें तो टमाटर का जो पुष्प की अगर बात करेंगे तो पुष्प अंदर से क्या होगा, उसका जो अंडाशय है वो क्या होगा, सफेद रंग का होगा, उसके बाद में वो टमाटर हरे रंग का लगेगा उसमें, फिर वो टमाटर लाल रंग में बदल जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में और क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है, और डायरेक्टली ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में भी बदल सकता है, लेकिन कभी भी क्रोमोप्लास्ट जो है ये इसमें क्लोरोप्लास्ट में नहीं बदल सकता, ये स्पेशली ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इनका जो परिवर्तन है, इंटरचेंजेबल जो कंडीशन है वो भी ध्यान रखनी है। अब क्लोरोफिल के अणु की बात करते हैं। क्लोरोफिल मतलब जो पर्णहरित है, यानी जिसको हम हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं, ये क्लोरोफिल कहाँ पर है बेटा, तो हमने बोला था कि क्लोरोफिल है वो जो ग्रेना है, देखो दोबारा से देखो क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट है, बोले जो ग्रेना है किसके अंदर, हरित लवक में, यानी क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना है। ग्रेना की एक इकाई है थाइलेकोइड, थाइलेकोइड के अंदर वर्णकों का समूह है ना, क्वांटासोम जिसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वांटासोम के रूप में क्या है, पर्णहरित पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल का अणु पाया जाता है। तो अब ये जो क्लोरोफिल है इसके अणु को अगर देखें तो इसका अणु बेटा कैसा दिखता है, बोले इसमें एक हेड होता है और इसमें एक टेल होती है ना। हेड है वो आप कह सकते हैं किससे बना हुआ है, बोले पोरफायरिन रिंग से बना हुआ है, यानी टेट्रापायरोल रिंग होती है, 4 पायरोल, पायरोल कहते हैं किसको, इसको, ऐसी संरचना को क्या बोलते हैं, पायरोल, यानी 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5वां क्या है, नाइट्रोजन, ऐसी संरचना को बोलते हैं पायरोल। तो टेट्रापायरोल 1 2 3 4 पायरोल हैं, ठीक है ना, 1 2 3 एंड 4 पायरोल रिंग है, तो टेट्रापायरोल रिंग हो गई। और बीच में क्या है इनके केंद्र में, मैग्नीशियम आयन है। तो यहां पर पर्णहरित के अणु की अगर बात करें तो उसमें टेट्रापायरोल से बना हुआ है उनका एक सिर, हेड है, उसमें क्या है, टेट्रापायरोल से बना हुआ, टेट्रापायरोल रिंग से बना हुआ एक हेड है और उसके बीच में क्या है, मैग्नीशियम आयन है। तो मैग्नीशियम आयन आपको ध्यान रखना जरूरी है। और यहाँ पर ये एक ऐसे टेल है, ये टेल है जिसको हम फाइटोल
टेल बोलेंगे। ये क्या है, फाइटोल टेल, और ये है पोरफायरिन रिंग। तो इस तरीके का अणु होता है। तो बाकी डिटेल हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। यहां सिर्फ अपन को ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल का जो अणु होता है उसमें एक टेट्रापायरोल रिंग होती है, इससे हेड बना होता है उस रिंग से, और बीच में उसके मैग्नीशियम आयन होते हैं, और एक फाइटोल टेल होती है। फिर उसके बाद में क्लोरोफिल के जो अणु हैं, यानी क्लोरोफिल के टाइप, यानी पर्णहरित के जो टाइप अगर बात करें, पर्णहरित के प्रकार, तो पर्णहरित कितने प्रकार का होता है, तो हम बोलेंगे क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है। ठीक है ना, ए बी सी डी बता देंगे। अब ये जो ए है ये तो क्या सार्वत्रिक वर्णक है। सार्वत्रिक वर्णक का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, बोले यूनिवर्सल पिगमेंट, यानी सभी पौधों के अंदर होता है, यूनिवर्सल पिगमेंट है। जितने भी प्लांट हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए तो होता ही होता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक वर्णक बोलते हैं, यानी सभी पौधों में ये ऑल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में क्लोरोफिल बी है, ये सभी में होता है लेकिन किस में नहीं होता, सभी प्लांट्स में होता है लेकिन लाल भूरे जो शैवाल हैं, यानी जो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, उनके अंदर नहीं होता। साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी जो जीवाणु है, नील हरित शैवाल है, उसमें भी नहीं होता है। तो क्लोरोफिल बी इनमें नहीं होता, बाकी सभी में होता है। क्लोरोफिल सी किस में होता है, ओनली भूरे शैवाल में होता है, ओनली ब्राउन एल्गी के अंदर ही होता है। क्लोरोफिल डी बोले रेड एल्गी में ही होता है ओनली। ठीक है ना, क्लोरोफिल डी किस में होता है, रेड एल्गी में होता है। क्लोरोफिल ई ये जेंटोफाइसी एक क्लास है, उसके अंदर होता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। बैक्टीरिया में अगर बात करें तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बी दो टाइप का होता है। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बी जो है वो बैंगनी गंधक जीवाणुओं में, यानी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर होता है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो हैं उनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है ना, ये अलग टाइप का क्लोरोफिल है, वो नहीं है, इसलिए नाम आ गया बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बी। तो ये बैंगनी गंधक जीवाणुओं में होता है। ऐसे ही बैक्टीरियो विरिडिन जो है, बैक्टीरियो विरिडिन है, ये हरे गंधक जीवाणुओं में होता है, यानी जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं उनके अंदर होता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि जो क्लोरोफिल है वो वर्णक इतने टाइप का होता है, जो इसको हम प्रकाश संश्लेषण में वहां पर बात करेंगे कि कौन सा क्या करता है ना, इस तरीके से हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पढ़ेंगे। तो अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये लवक है, ये कार्य क्या है लवक के, तो हमने कार्य शुरू में पढ़ लिए कि साहब लवक के कार्य होते हैं। जो अवर्णी लवक होता है, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, वो खाद्य संग्रहण करता है, और वर्णी लवक होता है वो पादप के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करता है ताकि कीटों को आकर्षित करके परागण क्रिया में सहायक होता है, और साथ में जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करता है। तो इस प्रकार से ये आपकी क्लास के अंदर ये जो सारी चीजें पढ़ी, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। स्पेशली संरचना के अंदर क्या क्या है और इसको क्यों हम बोल रहे हैं, ये अर्धस्वायत्त कोशिकांग, इसका भी ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। यहाँ पे विभिन्न जो आकृतियां हैं, इसकी संख्या भी ध्यान रखनी है, विभिन्न आकृतियां भी ध्यान रखनी है क्लोरोप्लास्ट की। तो इस तरीके से क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर कौन से वर्णक होते हैं ध्यान रखना है। ल्यूकोप्लास्ट के जो तीनों टाइप हैं उनके क्या क्या काम है, वो क्या संग्रहित करते हैं, और ये लवक की स्ट्रक्चर को स्पेशली ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स ये थी ये था प्लास्टिड के बारे में, यानी लवकों के बारे में, और ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड है वो काफी इंपॉर्टेंट कोशिकांग है ना। तो हमें इस क्लास को पूरी अच्छे से तैयार करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली वीडियोज को नोटिफिकेशन मिलते हैं, और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।